अभी तक आपने देखा कि पुष्पेंद्र, अनुराग, महिमा व अन्य दोस्तों ने महिमा के आग्रह पर डिज्नीलैंड जाने का मन बनाया। पांचों मित्रों ने छुट्टियां लीं और महिमा के साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से खराब मौसम में फंसकर उनका प्लेन क्रैश हो गया। इकोनॉमी क्लास की 2-3 रो में बैठे यात्री प्लेन में बिल्कुल पीछे होने के कारण दुर्घटना में बच गए। प्लेन बरमुडा ट्रायंगल के कोस्टल एरिया में क्रैश हुआ और विमान के 2 टुकड़े हो गए। इन लोगों ने देखा वहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, बिल्कुल सुनसान जगह थी। हर तरह की खाने पीने, रहने सहने की समस्या ने इन लोगों को घेर लिया। जीवन की इस जद्दोजहद में कैसे ये लोग जीने का रास्ता तलाश करेंगे? क्या विमान में बचे हुए यात्री सकुशल अपने परिजनों के पास पहुंच पाएंगे? आलिया बनर्जी और पुष्पेंद्र की लव स्टोरी क्या अंजाम तक पहुंच पाएगी? इन सब बातों का उत्तर आपको इस आगे की ऑडियो कहानी में मिलेगा, अतः सुनना ना भूलें। धन्यवाद। तभी उन लोगों ने देखा एक प्लेन आसमान में इन लोगों की तरफ ही आ रहा था। बड़ी प्रसन्नता और खुशी का इजहार करते हुए ये लोग हाथ उठाकर प्लेन को इशारा करने लगे। सभी ने देखा प्लेन बड़ी तेज रफ्तार से समुद्र के अंदर समा गया। पीटर ने बताया, हाँ, अब मैं कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि हम लोग बरमुडा ट्रायंगल के आसपास हैं। पायलटों से जरा भी मिस्टेक होती तो हम लोग का भी यही हश्र हुआ होता जो इस प्लेन का हुआ है। एक युवती की गोद में एक 6 माह का बच्चा लेटा हुआ था जो लगातार रो रहा था। लोगों के पूछने पर उसकी माँ ने बताया, भूखा है, दूध मांग रहा है, मेरे पास बोतल में इसका दूध भी है, लेकिन यहाँ गर्म कैसे होगा? पुष्पेंद्र ने तुरंत कहा, बस इतनी सी बात। राजेश, जरा 2 पत्थर लेकर आओ, अभी आग जल लगा देता हूँ। अरे पाषाण युग के मानव, ले ये लाइटर और इसमें आग लगा दे। अनुराग, तू कब से सिगरेट पीने लगा? तेरी माँ और पूजा को मालूम है कि तू सिगरेट पीने लगा है या उन्हें बताना पड़ेगा? चुप चुगलखोर, ये लाइटर मैंने कैप्टन पीटर से लिया है। वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की भी बैठी थी जिसका नाम आलिया बनर्जी था। पुष्पेंद्र लगातार उसको देखे जा रहा था। अनुराग ने पूछा, क्या देख रहा है बे? यार, लगता है कुछ एलियन भी आ गए हैं यहाँ पे। वो देख उस लड़की को, इस ग्रह की तो लगती नहीं है। बेटा, उसका नाम आलिया बनर्जी है और किसी दूसरे ग्रह की नहीं, वो इंडिया की रहने वाली है। उसकी ताजी ताजी डिज्नीलैंड में नौकरी लगी है। ये बात तो यार, तू मामी से कह देना पुष्पेंद्र अब लौट कर इंडिया नहीं आएगा, वो डिज्नीलैंड में ही बस जाएगा। अनुराग, जरा अपना पर्स दिखा। पर्स में क्या देखना है? जरा देख लूं, कहीं दामिनी के फोटो हटाकर तूने अब आलिया के फोटो तो नहीं लगा दी और मेरे लिए नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया हो। हाँ, लगा तो ली है यार, आलिया चीज ही ऐसी है। पुष्पेंद्र ने दुखी अंदाज में कहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अबे नौटंकी मत कर, मैं इतना जल्दी डिसीजन नहीं लिया करता। जा आलिया से पिट करा। यार, मेरा उससे परिचय तो करा दे, बाकी मैं जानूं और मेरा काम। ठीक है बेटा, तेरे भाग्य में अगर पिटना ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अनुराग ने पुष्पेंद्र का आलिया से परिचय कराते हुए कहा, ये हैं हिंदुस्तान के नंबर 1 पुलिस इंस्पेक्टर और आप हैं आलिया। इसके बाद पुष्पेंद्र आलिया को लंबी लंबी गप सुनाने लगा। अच्छा, मैं तुम लोग को जमीन से जुड़ा हुआ एक जोक सुनाता हूँ। हाँ, तो एक पंडित जी थे जिन्हें एक सेठ जी ने अपने यहाँ दावत पर बुलाया। पंडित जी दावत खाने पहुँच गए। उन्होंने देखा थाली में तरह तरह के पकवान सजे हुए थे और बीच में काजू पिस्तों से सजा हुआ एक खीर का कटोरा रखा था। पंडित जी ने सोचा सबसे पहले खीर ही खाई जाए। खाने के बाद खीर की जगह
रहे ना रहे, खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट थी। पंडित जी दबादब खीर खा रहे थे। सामने सेठ जी की माँ बैठी थी। पंडित जी ने खीर की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई वाह, क्या खीर है, अति स्वादिष्ट, हम थोड़ी खीर और लेना चाहेंगे। सेठ जी की माँ बोली, तो पंडित जी सही कहते हैं कि कुत्ते की जीभ में अमृत होता है। पंडित जी एकदम उछल पड़े, क्या मतलब? माँ जी ने समझाते हुए कहा, दरअसल हमने खीर ठंडी होने के लिए रख दी थी, गली का एक कुत्ता इसे चाट कर चला गया। पंडित जी तुरंत उल्टी लेने लगे। अरे ये तुम लोगों ने क्या अनर्थ किया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। जल्दी कोई इलायची, सौंफ, सुपारी लाओ, मुझे उल्टी आ रही है। एक बच्चे ने तुरंत पंडित जी के हाथ में एक साबुत सुपारी दे दी। पंडित जी ने उसे मुंह में डाल लिया। माँ ने पूछा, अब तो उल्टी नहीं आ रही? पंडित जी ने कहा, नहीं अब तो ठीक है, लेकिन आप लोग सुपारी टुकड़े टुकड़े करके क्यों नहीं रखते? माँ ने पुनः भोलेपन से जवाब दिया, दरअसल पंडित जी, घर में जिसका भी जी मिचलाता है वो साबुत सुपारी मुंह में डाल लेता है, और जब जी मिचलाना बंद हो जाता है तो मुंह में से निकाल कर प्लेट में रख देता है। अब तो पंडित जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुम लोग बहुत दुष्ट हो, पता नहीं किस किस की झूठी सुपारी मुझे खाने को दे दी। पंडित जी ने गुस्से में खीर का बर्तन फेंक कर मारा। इस पर वहाँ बैठा एक बच्चा रोने लगा। पंडित जी ने डांटते हुए कहा, अबे झूठी खीर मैंने खाई और तू क्या रो रहा है? माँ ने समझाते हुए कहा, दरअसल पंडित जी, ये इसका पॉटी धोने का बर्तन है, बेचारा सोच रहा है अब पॉटी कैसे धोऊंगा। पंडित जी खींचते हुए बोले, मेरा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कुछ और बाकी है क्या? नहीं है तो मैं जाऊं, आज के बाद तो मैं तुम्हारे घर में कदम भी नहीं रखूंगा। राजेश ने जम्भाई लेते हुए कहा, खत्म हो गया तेरा जोक? सच बता, ये जोक था या कहानी? खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा तुम में अकल कम है, इसलिए तुम समझ नहीं पाए। महिमा ने पुष्पेन से पूछा, तुम तो सिविल सर्विसेज में बैठे थे ना, उसका क्या रिजल्ट रहा है पुष्पेन? रिजल्ट क्या रहना था, ये सिविल सर्विस वाले मुझसे जेलसी करते हैं ना। इस बात पर महिमा को तेज हंसी आई। सिविल सर्विसेज वाले तुमसे जलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों भाई? शायद वो लोग सोचते होंगे कि अगर ये बंदा सिलेक्ट हो गया तो हम सबकी छुट्टी कर देगा। सालों ने 8वीं के स्टैंडर्ड का पेपर मुझे थमा दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या यही पेपर है, इतना इजी? पेपर में एक नक्शा बनाने के लिए कहा गया था और कुछ देशों के कैपिटल उस नक्शे में दर्शाने थे। अब तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। हाँ, परफेक्शनिस्ट की लिस्ट में आमिर खान के बाद इन्हीं का तो नाम आता है। राजेश ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो आगे क्या हुआ? अरे भैया, मैंने जबरदस्त वर्ड मैप बनाया और सेट स्क्वायर, कंपास और पेंसिल से सभी कैपिटल मार्क की, फिर उन्हें डिफरेंट कलर से कलर किया। मैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ा ही था, लेकिन तभी एग्जामिनर्स आकर मुझसे कॉपी छीनने लगे। बोले, चलो कॉपी दो, 3 घंटे हो गए। मैंने उनसे कहा, क्या मतलब, अभी तो मैंने एक ही प्रश्न किया है, जाओ चुपचाप जाकर अपनी सीटों पर बैठ जाओ, मुझे टाइम लगेगा। वो बोले, एक प्रश्न करने में तुम्हें 3 घंटे लग गए और प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न है, इस हिसाब से तो तुम 30 घंटे में पेपर पूरा करोगे। हाँ तो इसमें क्या है, कल आकर मेरी कॉपी ले लेना, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। सब लोगों के हंसते हंसते पेट में बल पड़े जा रहे थे। महिमा ने हंसी रोकते हुए कहा, फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें समय दिया कि नहीं? अरे महिमा, सारे एग्जामिनर्स हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हो गए। बोले, भैया हमें माफ कर दे, हमारे पेट पर क्यों लात मारता है। अब तुम लोग तो जानते ही हो कि मुझे कितनी जल्दी तरस आ जाता है। मैं उन्हें कॉपी देकर घर चला आया। अबे ओ गप्पी, हमें मालूम है तू कितना अक्लमंद है। चल, मैं तो अक्लमंद नहीं हूं, पर तू तो है ना। चल इस रिडल का जवाब दे, वो कौन सी चीज है जो तोड़ने के बाद ही हमारे काम आ सकती है? उसके बाद पुष्पेन ने कहा, नहीं बता पाया ना, बेवकूफ, अंडा, एग। क्यों, बादाम, अखरोट और नारियल क्या तू बिना तोड़े खा लेता है? ये जानबूझकर 3 IQ को देखते हुए मैंने सरल प्रश्न पूछा था।
अच्छा चल, ये बता, आइंस्टीन का वो कौन सा लॉ है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं? इसका उत्तर कोई भी नहीं दे पा रहा था। अनुराग ने पुष्पेंद्र के कान में कहा। अबे तेरा प्रश्न गलत है, आइंस्टाइन का ऐसा कोई लॉ नहीं है। राजेश ने कहा। तू ही जवाब दे दे अकलमंद। और इसका जवाब है खिड़की। राजेश ने बिगड़ कर कहा। साले झूठ क्यों बोलता है, आइंस्टाइन का तो ऐसा कोई लॉ नहीं है। अच्छा चल, ये बता, वो कौन सा मंथ है जिसमें 28 दिन होते हैं? फेब्रुअरी। देखा बेटा, इसका जवाब तो मुझे भी पता है। नहीं बेवकूफ, हर महीने में 28 दिन होते हैं। राजेश झेप गया और सब लोग हंसने लगे। अनुराग ने राजेश से कहा। बेटा तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। यार इन बेवकूफी भरे सवालों को कौन उत्तर दे। तू ही मुझे बेवकूफ कह रहा है, तो तू ही उत्तर देगा ना। चलो अच्छा, ये प्रश्न सबके लिए है। वो क्या चीज है जिसे हम बिना छुए, बिना पकड़े तोड़ सकते हैं? सभी ने गलत गलत उत्तर बताए। किसी ने बताया अंडा, किसी ने कहा दिल। अनुराग ने कहा प्रॉमिस। सही जवाब। इन सब बेवकूफों में एक अक्लमंद भी है, और वो है मेरा जिगरी दोस्त अनुराग। सभी का पुष्पेंद्र की बातों से मनोरंजन हो रहा था। सभी लोग अपनी दुख तकलीफ बुलाकर इन लोगों की बातों से भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। पुष्पेंद्र ने कहा। यारों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को जान लें और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लें। तेरे पास दिमाग है भी कि नहीं, पहले तो हमें इस बात पर ही शक है। दूसरा, बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य जानने के लिए ना तो हमारे पास कोई साधन है और ना कोई इंस्ट्रूमेंट। बस ये किया जा सकता है कि हम तुझे बर्मुडा ट्रायंगल में उतार दें और तुझे जब पता चल जाए तो तू हाथ उठा देना, हम लोग तुझे वापस यहाँ ले आएंगे। अनुराग समझा ले इसे, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, पिट ना जाए कहीं ये। वहां बैठे दूसरे लोग बरमूडा के विषय में अपना व्हाट्सएप ज्ञान परोसने लगे। पुष्पेंद्र ने कहा। आप लोगों की बातों में मुझे तो कोई दम दिखाई देता नहीं है। मुझे तो लगता है कि बरमुडा के नीचे बहुत बड़ा मैग्नेट है जो प्लेन्स को अपनी ओर खींच लेता है। बाकी मेरा दोस्त अनुराग, जिसने फिजिक्स में पीएचडी कर रखी है, वो आपको सही जानकारी दे सकता है। इस मामले में हेमन ठीक कह रहा है। बर्मुडा का रहस्य जानने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। असल में बर्मुडा के विषय में अनेकों थ्योरियां हैं, जिनमें से मुझे ये थ्योरी कुछ सही प्रतीत होती है। आज से हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड बहुत जोर से इस जगह पर समुद्र के बेस से टकराया, जिससे वहां की मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर आ गई। समुद्र में बहुत बुरी तरह से उथल पुथल मच गई, जिससे एक सर्कल क्रिएट हो गया, भंवर टाइप का। आप लोग ऐसे समझे जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के एक स्फेयर के अंदर खड़े हुए हैं, और हम तो ये सब जानते ही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता। इसलिए जब कोई एरोप्लेन ऊपर से गुजरता है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि इस मैग्नेटिक स्फीयर में समय भी अलग दिशा में चलता है। जैसे कि हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे 1-2 दिन ही हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि जब हम इंडिया पहुंचे तो हमें पता लगे कि हम 2 वर्ष बाद लौटे हैं। सभी ने अनुराग के ज्ञान पर तालियां बजाई। पुष्पेंद्र ने उदास होकर कहा। अगर ये बात सही है तो मेरा एसपी तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। 2 साल बाद में आया है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद आलिया उठी और समुद्र की ओर जाने लगी। पीछे पीछे पुष्पेंद्र भी चल दिया। समुद्र के थोड़ा पास आकर आलिया ने पीछे मुड़कर शोर मचाते हुए कहा। अरे देखो देखो, ये क्या है? पुष्पेंद्र ने तुरंत तुक भराते हुए कहा। आलिया जी, मैं आ लिया। उसी स्वर में आलिया ने कहा। आलिया ने आपको बुलाया कहाँ जो आप आ लिए? लेकिन जब आ ही गए हैं तो देखिए क्या है। पुष्पेंद्र ने देखा, वहां 10 मीटर लंबा एनाकोंडा पड़ा हुआ था। उसे देखकर पुष्पेंद्र थर थर कांपने लगा। आलिया ने कहा, अरे आप तो लड़कियों की तरह घबरा रहे हैं। ये फिल्मी एनाकोंडा थोड़ी ही है जो हम लोगों को निगल जाएगा। ये बहुत आलसी होता है, केवल जब इसे भूख लगती है तभी अटैक करता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये भूखा है कि नहीं? अरे ये तो बहुत सिंपल है, जरा इसके पास आप जाइए और उसे छेड़ कर देखिए। अगर ये आपको निगल जाता है तो इसका मतलब ये भूखा है। पुष्पेंद्र बोला। वैसे
तो लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही जाकर देखता हूँ। पुष्पेंद्र एक दो कदम एनाकोंडा की तरफ बढ़ाकर वापस लौट आया। क्यों, डर लग रहा है क्या? अरे आलिया जी, मैं डर नहीं रहा, एक्टिंग कर रहा हूँ। ये तो एनाकोंडा सांप को डराने का मेरा एक स्टाइल। चलिए वापस चले। वापस आकर उन्होंने सबको बताया वहां एक एनाकोंडा सांप है। सभी उसे देखने के उत्सुक थे, लेकिन तभी उन्हें ढोल और नगाड़ों की आवाज आने लगी। झुंड बनाकर आदिवासियों का एक समूह बर्छे, भाले, तीर कमान लिए जंगल से इन लोगों की ओर आने लगे। उन्होंने तीर कमान चलाने शुरू कर दिए, जिससे सभी भयभीत होने लगे। पुष्पेंद्र बिना डरे आलिया पे इंप्रेशन डालने के लिए 8-10 कदम उन लोगों की ओर बढ़ा। वो लोग चीखने और आपस में बातें करने लगे। उन्होंने पुष्पेंद्र के इर्द गिर्द तीरों की बारिश कर दी। पुष्पेंद्र तुरंत वापस आ गया। आलिया और एक दो ने पूछा, क्या कह रहे हैं ये लोग, कौन है ये लोग? पुष्पेंद्र ने अपने अंदाज में बताया, ये लोग पासपोर्ट और वीजा देखना चाह रहे हैं। हम इनकी कंट्री में घुस आए हैं ना। उनमें से सरदार लग रहे खूंखार से आदिवासी ने अपनी भाषा में बड़बड़ाकर कुछ कहा, जो किसी को भी समझ नहीं आया। पीटर थोड़ा बहुत उनकी भाषा समझ रहा था। उसने बताया, ये लोग हमें अपना भोजन समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें एक आदमी या महिला रोज भोजन के लिए चाहिए, वरना हम सबको मारकर खा जाएंगे। राजेश ने कहा, तो हमारे इंस्पेक्टर साहब किस दिन काम आएंगे? इन्हें ले जाएं ये लोग। अबे चुप साले, दोस्त है या दुश्मन? इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र को अभी हिंदुस्तान की तकदीर लिखनी है, इतना सस्ता नहीं है पुष्पेंद्र। वो लोग भयानक भयानक शक्लें बनाकर विमान के पैसेंजर्स को डरा रहे थे। बच्चे रोने लगे थे। विकट परिस्थिति थी, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कोई जवाब देते, वो लोग हुम्बा हुम्बा हुंकार भरते हुए जंगल की ओर तेजी से भागे। पुष्पेंद्र ने कहा, देखा, डर गए ना हम मुझसे। पीटर ने कहा, ये लोग डरा नहीं है, कुछ और ही चक्कर है। मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ होने वाली। फिर पीटर ने मन ही मन दोहराया, हुम्बा हुम्बा, और सभी को बताने लगा, इनके कहने का मतलब है कि समुद्र में भयंकर सुनामी आने वाली है। हे भगवान, ये सब क्या है? सारी विपत्तियां एक साथ ही आने वाली हैं। पहले टर्बुलेंस आया, फिर प्लेन क्रैश हुआ, फिर एनाकोंडा आया, तीर भाले बर्छे लेकर आदिवासी आ गए, और अब समुद्री तूफान। ये क्या हो रहा है? भगवान, हाथ धोकर तू हम लोग के पीछे क्यों पड़ गया? इन लोगों ने देखा बड़ी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई उन लोगों की तरफ तेजी से आ रही थी। पीटर ने भागते हुए कहा, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाइए, इसके अलावा बचने का कोई साधन नहीं है। सब पैसेंजर तेजी से पेड़ों की ओर भागे। कुछ वृद्ध लोग थे, उन्हें पेड़ पर चढ़ाने में अनुराग, पुष्पेंद्र, हेमंत और राजेश ने भरपूर मदद की। पुष्पेंद्र का तो एक सूत्रीय कार्यक्रम आलिया को पेड़ पर चढ़ाने में सहारा देने का था। आलिया को चढ़ाने के बाद अनुराग और पुष्पेंद्र बच्चों को पेड़ों पर चढ़ाने लगे। उन्होंने देखा समुद्र की ऊंची लहरों ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। पेड़ भी काफी ऊंचाई तक डूब गए थे। 2-3 घंटों तक सभी पेड़ों पर चढ़े रहे। धीरे धीरे समुद्र लहरों को अपने अंदर सोख रहा था। मैदान से पानी हटने के बाद सभी नीचे आ गए। रात से सभी भूखे थे, किसी ने कुछ खाया नहीं था। पीटर ने एयर होस्टेस से पूछा, किचन में कुछ खाने के लिए है क्या? सर, आज का काम तो चल ही जाएगा, पर कल का क्या होगा? होगा क्या, भूखे मरेंगे। धीरे धीरे भूख से एक एक करके हम सब लोग निपट जाएंगे। ऐसा लगता तो नहीं है सर, ये आदिवासी भी तो जिंदा हैं, कुछ तो ये भी खाते होंगे। अगर तलाश करेंगे तो कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान अवश्य मिल जाएगा। खाने के बाद सबने बैठकर मीटिंग की। मीटिंग में डिसाइड किया गया कि विमान में जो लाशें हैं उन्हें अनिश्चित काल के लिए गलने और सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें सेग्रीगेट करके
उनके मजहब के अनुसार उन्हें डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि जंगल में घूमकर पता लगाना होगा कि आदिवासी लोग क्या खाते पीते हैं। किसी भी तरह का लगेज रूम खोलना होगा ताकि गर्मी सर्दी होने पर कपड़े पहनकर उससे बचाव किया जा सके। नेक्स्ट उन्होंने सोचा कि कप्तान पीटर को किसी भी तरह पास के कंट्रोल टावर को सूचना देनी पड़ेगी। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि आदिवासी कबालियों से कैसे निपटा जाए, कैसे उनसे मुकाबला किया जाए। उसके लिए सुरक्षा के उपकरण बनाने होंगे। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि फिर दोबारा ढोल नगाड़ों की आवाजें आने लगी। जैसा कि वो चेतावनी देकर गए थे कि प्रतिदिन एक आदमी उन्हें भोजन के लिए देना होगा, इसीलिए वो शायद वो लोग आ रहे थे। पीटर ने कहा, हम लोग कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? हम लोग तो निहत्थे हैं। हाँ, इतनी कुर्बानी मैं दे सकता हूँ कि सबसे पहले मैं उनके साथ चला जाऊं। कुर्बानी तो हम में से कोई भी दे सकता है, लेकिन हम उनका मुकाबला करेंगे। यूं ही उनसे हार नहीं मानेंगे। लेकिन तभी उन्हें ढोल नगाड़े की आवाज आनी बंद हो गई। पुष्पेंद्र चहक कर बोला, लगता है मेरी बुलंद पर्सनैलिटी से डरकर आदिवासियों ने भाग जाना ही उचित समझा है। अपनी तो बात ही अलग है, क्या आलिया जी? हंसते हुए पुष्पेंद्र ने आलिया की ओर देखा। उसे लगा आज तो वो अपनी धाक जमा कर ही रहेगा। आलिया पुष्पेंद्र चौंक कर बोला, कहाँ गई? 2 मिनट पहले वो यहीं खड़ी थी। पुष्पेंद्र आलिया को इधर उधर तलाशने लगा। तभी उन्हें आलिया के चीखने की आवाज आई। वो लोग आलिया को पकड़ कर ले जा रहे। पुष्पेंद्र गुस्से से बोला, सालों ने सबसे पहले मेरी आलिया को चुनकर अपनी मौत को दावत दी है अनुराग। मानवता के नाते भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं छुपता छुपता उनके ठिकाने का पता लगाने जा रहा हूँ। तुम लोगों में से जो मेरी बात को सही समझते हैं वो मेरा साथ देने के लिए मेरे पीछे पीछे आए। उनका सबसे पहला वार मैं ही झेलूंगा। तू अकेला क्या कर लेगा यार? हम लोग चल रहे हैं ना तेरे साथ। मेरे दोस्त, मुझे कुछ नहीं होगा। पुलिस विभाग में मैंने ऐसे कई शातिरी मुजरिमों को जंगलों से पकड़ा है। मुझे सांप के फन को कुचलने का हुनर मालूम है। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। हम लोग 19 पुरुष महिलाएं और 4 बच्चे हैं। इनमें से किसी को भी अपने जीते जी में कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। अनुराग जानता था कि जब कभी पुष्पेंद्र अपनी फॉर्म में आ जाता है तो वो किसी मुश्किल से मुश्किल समस्या से निपट लेता है। ये कहकर तेजी से पुष्पेंद्र उन लोगों के पीछे पीछे छुपता हुआ उनका पीछा करने लगा। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद वो लोग अपने ठिकाने पर पहुंच गए। उनका ये ठिकाना चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से सुरक्षित था। एक पहाड़ी की गुफा के आगे छप्पर डाल रखा था। शायद बरसात में वो लोग उसी के नीचे आश्रय लेते होंगे। छप्पर के आगे काफी खुली हुई जगह थी जहां कुछ महिलाएं आग लगाकर किसी जानवर को भून रही थी। उन्होंने आलिया को एक पेड़ से बांध दिया। एक बड़े से कढ़ाई नुमा मिट्टी के बर्तन में उन्होंने एक तेल जैसा ढेर सारा द्रव्य डाला और उस बर्तन के नीचे आग लगा दी। आलिया बहुत भयभीत हो गई थी। उसे लग रहा था कि ये लोग उसको इस तेल जैसी चीज में डालकर पकाएंगे। इतने में अनुराग और अन्य लोग भी आ गए। अनुराग ने नीचे से सीटी बजाकर पुष्पेंद्र को इशारा करके बताया कि वो लोग भी आ गए हैं। पुष्पेंद्र ने धीरे से सभी को बताया कि वो लोग भी पहाड़ियों पर पत्थर इकट्ठे करके पोजीशन ले लें और सही मौके का इंतजार करें। अब तेल खौलने लगा था। महिलाओं ने इशारा करके अपनी भाषा में कहा, तेल तैयार है, लड़की को ले आइए। पुष्पेंद्र के लिए ये एक्शन लेने का वक्त था। आलिया शोर बचा रही थी और वो लोग उसे पकड़कर कढ़ाई के पास ला रहे थे। पुष्पेंद्र ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से कढ़ाई के बीचों बीच फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही बड़ी जोर से तेल उछला और इर्द गिर्द खड़ी महिलाओं व पुरुषों के ऊपर गिरा। मिट्टी का बर्तन बीच से टूट गया और उसमें रखा सारा तेल जमीन में बिखर गया और साथ ही टूट गया आदिवासियों का आलिया को पकाकर खाने का सपना। आदिवासी क्रोध से ओल पड़े।
वो चारों ओर पागलों की तरह देखने लगे। पुष्पेंद्र सर को नीचे करके छुप गया था। सरदार ने इशारा किया, पत्थर इधर से आया है, कोई ना कोई छुपा हुआ है, जाओ और उसे मारो। पुष्पेंद्र ने सीटी बजाकर सभी को आदिवासियों पर अटैक करने का इशारा किया। आदिवासियों पर तड़ातड़ चारों ओर से पत्थरों की बरसात होने लगी। किसी का सिर फूट रहा था तो किसी का मुंह टूट रहा था। आदिवासी समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। सरदार ने अचानक आलिया की गर्दन पर एक बड़ा सा फरसा लगा दिया और जोर जोर से चीख कर इशारा करने लगा, अगर तुम लोग सामने नहीं आए तो मैं इस लड़की को काट कर फेंक दूंगा। पुष्पेंद्र पहाड़ी से कूदकर उन लोगों के सामने आ गया और सरदार के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार के आलिया को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पत्थर वर्षा से आधे से अधिक कवालिए घायल होकर पड़े थे, लेकिन अभी पत्थरों की बारिश रुकी नहीं थी। अभी भी उन लोगों पर चारों तरफ से पत्थरों की बरसात हो रही थी। लेकिन कहां तक और कब तक अनुराग और उसके साथी इन ढेर सारे कवालियों का मुकाबला करते। सभी को ये लोग पकड़कर नीचे ले आए। जीवन की इस जद्दोजहद में कैसे ये लोग जीने का रास्ता तलाश करेंगे? क्या विमान में बचे हुए यात्री सकुशल अपने परिजनों के पास पहुंच पाएंगे? आलिया बनर्जी और पुष्पेंद्र की लव स्टोरी क्या अंजाम तक पहुंच पाएगी? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको तीसरी और अंतिम कड़ी में। कृपया सुनना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।